नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई फंडामेंटल राइट्स वर नॉट गिवन बाय ए सेपरेट स्टैट्यूट। तो क्या पर्पस था, चलिए उस बात को, इस कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की क्वेश्चन आ जाइए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन देन वी हैव सम बैकग्राउंड। हमारे पास अमेरिकन का बैकग्राउंड था और इंडियन फ्रेमर्स, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन took inspiration from this Bill of Rights. This Bill of Rights means American. The background of incorporation of Bill of Rights was present और इसीलिए हमने फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आ जाइए है क्या मामला। अब इसको समझिए। What is the purpose of incorporating fundamental rights in the Indian Constitution? पर्पज क्या है? What is the purpose? तो मैं लीगली समझाऊं उससे पहले आप थोड़ा फनी उसमें समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आसानी हो जाए आपको। एक थे भाई साहब जतिन। जतिन साहब को एक विल मिली, वसीयत मिली उनको, और वसीयत में लिखा था कि दूर की नानी की वसीयत है ना, कि लाल किला जतिन का हुआ, ताजमहल जतिन का हुआ, चांदनी चौक की सारी दुकानें सब जतिन की हुई। तो एक पूरा का पूरा इनके पास एक डॉक्यूमेंट है दैट इज विद फुल ऑफ राइट्स, अधिकार पे अधिकार, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं इनको। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार बनेगी, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारे कौन कौन से कार्य हैं। अब जैसे जतिन ने बात और पन्ने खोले, एक चैप्टर आया, थर्ड चैप्टर। उस चैप्टर में लिखी थी लायबिलिटीज कि देखो बेटा, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 करोड़ रुपए चुकाना होगा। ये क्या बात हुई? बैंक को बड़ौदा का 15,000 करोड़ है, एक्सिस बैंक का 5,000 करोड़, लायबिलिटीज की लिस्ट है वहां पर। ठीक है। तो नाउ दिस इज व्हाट द रिमाइंडर फॉर द जतिन कि लुक मिस्टर जतिन, you are getting the rights as well as duties from the same document. जतिन, तुम एक ही डॉक्यूमेंट में तुम्हें अधिकार भी मिल रहे हैं और कर्तव्य भी मिलेंगे आपको। तो every time you spend even a single penny from the bank, from the cash, you must be reminding yourself that you have to spend them very smartly, because you have to take care of certain obligations as well. सरकार के लिए भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कि इस लाइन को पढ़ लीजिए, रिपीटेशन नहीं होगा, अच्छी बात है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में क्या बात आती है। द डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व ए रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट। प्लीज ध्यान रखिए, रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट क्या, दैट सर्टेन लिबर्टीज एश्योर्ड टू द पीपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी रिस्पेक्टेड। Certain liberties are to be respected. This is the reminder to the government. सरकार को याद दिलाया गया है कि देखो बबुआ, एक है चैप्टर 3, इसको मत भूलना आप। तो सपोज कीजिए ये आकांक्षा संगल मैडम becomes the prime minister. Now आकांक्षा संगल is the prime minister. दीपक यादव, अभय सिंह, these are the ministers. अब इनको समझ में आ गया, yes, now I am the prime minister and president will act on my advice and I will do this, I will do that. इन्होंने कहा देखो भैया, सब कुछ कर लेना, लेकिन according to part 3 there are certain liberties, there are certain rights which should be respected by you. ये है वैल्यू डिक्लेरेशन की, फंडामेंटल राइट्स की डिक्लेरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ही डिक्लेयर कर दिया गया है। संविधान से ही आपको शक्तियां मिली हैं मैडम। तो शक्ति, जहां से शक्तियां मिल रही हैं, जिस डॉक्यूमेंट से पावर मिल रही है, उसी डॉक्यूमेंट से आपको वो ड्यूटीज मिल रही हैं। व्हाट इज योर ड्यूटी?
you must respect the fundamental rights of the citizens. So this is the value, this is the importance of the Declaration of Fundamental Rights. मूल अधिकारों की जो घोषणा की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार को याद दिलाना, उसको रिमाइंड कराना कि भूल मत जाना कि देयर आर सर्टेन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड एट एनी कॉस्ट. प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको. The object behind inclusion of chapter fundamental right in Indian Constitution is what? To establish government of law and not of man. क्या मतलब है इस बात का? Government of law and not of man. कि उद्देश्य वही होते कि इस चैप्टर को हमने अलग से क्यों नहीं कानून बना दिया गया. फंडामेंटल राइट्स एक्ट हमने क्यों फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन में किया? क्योंकि सरकार को रिमाइंड कराना था. और दूसरे शब्दों में कहें तो वी वांटेड टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ. हमें जो सरकार बनानी है वो ऐसी होनी चाहिए जो लॉ से चलती हो, नॉट ऑफ ए मैन. अब ये थोड़ा समझने की बात है, नॉट ऑफ ए मैन का मतलब क्या है. देखिए आप कहेंगे साहब मोदी साहब तो चला रहे हैं सरकार, तो दिस इज द मोदी गवर्नमेंट. नो, मोदी सरकार भले ही चेहरा मोदी साहब का है लेकिन सरकार चलती है कानून के अनुसार. मैन का मतलब होता है, गवर्नमेंट ऑफ मैन का मतलब है कि जैसे मैन चेंज हुआ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी. आज अदिति प्राइम मिनिस्टर है, कल को जितेंद्र प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, रूल्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज. करें नो, इट शुड नॉट बी परमिटेड. हुएवर इज इन द पावर, हुएवर इज हेडिंग द गवर्नमेंट, certain rights should always be respected. This should be the government of law and not of the man. So that is why these rights, this chapter was included in the Indian Constitution. बोलो है ना, समझ में आया नहीं? ए सिस्टम, बहुत अच्छी लाइन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैं लाइनें पढ़वा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे आपका ना जो मैंने कहा था कि जो एक्सप्लेन करने की जो आपकी जो थोड़ी सी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एसे पेपर. ए सिस्टम वेयर टायरनी ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट ऑप्रेस द माइनॉरिटी. द की वर्ड्स हियर आर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी. कि बाय डूइंग सो, बाय इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू सेट अप ए सिस्टम, वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम जिसमें जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस ना कर पाए. दैट इज वाई वी आर गिविंग राइट्स टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश देयर इंस्टीट्यूट्स, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन. अब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो या माइनॉरिटी को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. सर्टेन राइट्स विल बी अबव दिस रूल. मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, कोalition गवर्नमेंट हो, बट फंडामेंटल राइट्स विल ऑलवेज हैव टू बी रिस्पेक्टेड. यू कैन नॉट से नाउ द एनडीए गवर्नमेंट, दैट इज द मोदी गवर्नमेंट इज इन पावर, अब वो जो चाहे कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते. तो हमने इनको सेक्रेड बना दिया, हमने इनको इनएलिनेबल बना दिया. जो शब्द थे फ्रांस में, फ्रांस के सेक्रेड राइट्स, पवित्र अधिकार, इनएलिनेबल राइट्स, ऐसे अधिकार जिनको हम जुदा नहीं कर सकते, नेचुरल राइट्स का दर्जा मिल गया यहां पर ये. एंड वी डिड इट बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी उसमें एक केस है एम नागराज, इंपॉर्टेंट केस है, लिख लीजिएगा. एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. मूल अधिकारों के महत्व के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे, इन विच केस इट वॉज हेल्ड, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन्स. इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ये जो अधिकार है, मूल अधिकार है, देखो भैया सरकार, देखो भाई स्टेट, आपका कोई उपकार नहीं है नागरिकों पर कि आपने इनको अधिकार दिए हैं, ये इनको मिलने ही चाहिए. दीज आर इनएलिनेबल राइट्स.
तो ये ऐसा ना समझा जाए कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा परोपकार कर रखा हो कि साहब हमने अधिकार दे दिए, ये होना ही चाहिए था बस। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन, फंडामेंटल राइट के बारे में कौन से केस में कहा गया है, एम नागराज के केस में कहा गया है। राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स, डोंट फॉरगेट इट। पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट्स बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। ओफो व्हाट ए लाइन। वही देखिए जरा ध्यान से पढ़ना, पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट्स बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। देखो कहा कि जो पार्ट थर्ड है, यू कैन नॉट से कि पार्ट थर्ड कन्फर फंडामेंटल राइट्स, कि पार्ट थर्ड ने मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो केवल मूलभूत अधिकारों का इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि साहब मूलभूत अधिकार है, बस हम उनको एक जगह करेक्ट करके एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है। ये जो लाइन है अगली मैं समझाता हूं, दोबारा देखिए इसको पढ़िए। इंडिविजुअल्स possesses बेसिक ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। Why? Because they are the human race। कि ये जो अधिकार मिले हैं ये किसी संविधान की वजह से नहीं मिल रहे हैं कि संविधान है तो अधिकार मिल रहे हैं। ये अधिकार तो हर एक व्यक्ति के पास होते ही हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग possesses these rights। Why? Because you are human being। ह्यूमन रेस का पार्ट है आप। जो कोई भी मानव है, मानव कहला सकता है। जस्ट बिकॉज ही इज ए ह्यूमन बीइंग, just because he belong to human race, he possesses those rights। तो these rights are, कहते हैं किसको, कि वो तो मतलब डिफेक्टो होंगे ही होंगे आपके पास राइट्स। वो समझ रहे हैं आप? इंसान होगा तो दिल होगा, दिल होगा तो धड़केगा ही धड़केगा, है ना। जीवन है तो दिल धड़केगा ही धड़केगा, ऑटोमेटिकली होंगे वो। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास वो अधिकार ऑटोमेटिकली होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हो या ना दिए गए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक फिल्म आई थी गदर, गदर में एक सीन था, अगर आपने देखा हो, सनी देओल की फिल्म थी, उसको जाना था पंजाब, सॉरी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जाने का वीजा नहीं मिल रहा था, तो उसका डायलॉग हुआ कि तारा था शायद उसका नाम, कि तारा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। कि वीजा मिले ना मिले, मुझे तो पाकिस्तान जाना है तो जाना है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया होता या नहीं कहा गया होता, तब भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं हम सब लोग, हमारे ये अधिकार तब भी बनते थे। जरा इस लाइन को पढ़ो दोबारा अंग्रेजी में। इंडिविजुअल possesses, इतना पढ़ो, इंडिविजुअल possesses बेसिक ह्यूमन राइट्स, मूलभूत मानव अधिकार हर व्यक्ति के पास होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। बस बिना किसी संविधान के भी हर एक व्यक्ति के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होते ही हैं। जैसे राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। अब वो ऐसा नहीं है वो तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखा होगा, नहीं, वो आपको अधिकार इसलिए मिलेगा क्योंकि आप इंसान हैं। समझे आप? इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार आपको संविधान के बिना भी मिल सकते थे। ये तो एक कन्वीनियंस है कि उन सभी अधिकारों को कलेक्टिवली पार्ट थर्ड में दे दिया गया। तो डोंट फॉरगेट, ये केस चल रहा है हमारा एम नागराज, इसने कहा था कि पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रदान नहीं करता है बट कन्फर्म देयर प्रोटेक्शन, कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस, confirm their existence and give them protection। बस, तो यहां मत भूलना, अगर ये लाइन आ जाए कि लाइन सही है गलत है, कि पार्ट थर्ड अधिकार देता नहीं है वरन उन अधिकारों को कंफर्म करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको संरक्षण देता है। बस एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया और देखिए प्रोटेक्टेड। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स पे मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ। एक में था मीनिंग समझाया गया, फिर आपने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट समझाया गया, और इस लेक्चर में आपको बताया गया
पर्पज क्या था इनकॉर्पोरेशन का फंडामेंटल राइट्स में को कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन तीनों लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा और उससे आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्ट डेवलप हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।